नमस्कार, मैं किरण राजस्थली लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज अपने अगला टेस्ट पेपर देखते हैं 10th, जिसमें आईपीसी के 10 क्वेश्चन और हैं। उसमें इन क्वेश्चनों को देखने से अपने को ये पता लगता है कि कौन कौन से सेक्शन से या कौन कौन से चैप्टर से इनको उठाया गया है या इनको दिया गया है। तो उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। सब कुछ पढ़ने से कभी कोई पास नहीं होता, ज्ञानी तो बन जाओगे, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको पता ही नहीं लगेगा और एग्ज़ाम पास नहीं हो पाएगा। तो इम्पोर्टेंट चीज़ों पे स्पेशली फोकस करिए आप। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंडियन पिनल कोड 1860 अकॉर्डिंग टू आईपीसी टेकिंग प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली फ्रॉम द डेड बॉडी। इसका मतलब भारतीय दंड संहिता के अनुसार मृत शरीर से बेईमानी से संपत्ति लेना। ठीक है, यानी कोई ऐसा पर्सन है जो एक्सपायर हो गया, तो उसकी बॉडी में से यानी उसके हाथ से घड़ी छीन ली आपने आपने ली हो, चेन उतार ली हो, चश्मा उतार लिया हो, या कोई सामान उसके पास है उसको आपने ले लिया हो, तो बताओ कौन सा ऑफेंस है, क्या है आईपीसी में। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा आईपीसी का सेक्शन कौन सा, 404, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। तो 403 और 404 दोनों सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि डज नॉट अमाउंट एनी ऑफेंस, कि किसी अपराध की कोटि में नहीं आता। अमाउंट टू द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, या चोरी के अपराध की कोटि में आता है। अमाउंट टू द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, यानी आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध की कोटि में आता है। या अमाउंट टू द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये आपराधिक न्यास भंग के अपराध की कोटि में आता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी, अमाउंट टू द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। तो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन आपको ध्यान होगा 403, वो तो उसके लिए है। ठीक है, तो 404 जो है ये डेड पर्सन के लिए, या मृत व्यक्ति की प्रॉपर्टी आप छीन रहे हो, उससे ली हो, तो उसके लिए आएगा। तो सी इसका क्या आएगा, ऑप्शन आएगा, यानी सी इसका ऑप्शन। बाकी हिंदी में बता देते हैं, किसी आपराधिक कोटि में नहीं आता है, चोरी की आपराधिक कोटि में आता है, आपराधिक दुर्विनियोग की आपराधिक कोटि में आता है, आपराधिक न्यास भंग के, तो ये आएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ए who was previously convicted under section 376 IPC and is again convicted under same section for life imprisonment, here imprisonment for life means, इसका मतलब ए, जो पूर्व में धारा 376 आईपीसी के अंतर्गत दंडित हो चुका है और उसे पुनः उसी अपराध के अंतर्गत दोषी पाकर आजीवन कारावास से दंडित किया जाता है, तो वहां आजीवन कारावास का मतलब क्या है। इन्होंने पूछा है कि एलआई यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या है। तो एलआई का मतलब होता है लाइफ इम्प्रिजन, मतलब अंतिम सांस तक, जब तक आप मर नहीं जाते, जब तक वो क्या रहेगा, जेल में रहेगा। तो एलआई का मतलब क्या है, तो रिमाइंडर ऑफ एज नेचुरल लाइफ, यानी ए का दोष प्राकृत जीवन, या 20 ईयर्स तक, या 14 ईयर्स तक, या 30 ईयर्स तक। यानी ए का दोष प्राकृत जीवन 20 वर्ष, 14 वर्ष, 30 वर्ष। तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर है ए, जब तक वो उसकी नेचुरल डेथ नहीं हो जाती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान देना आईपीसी का 53, ठीक है, 53, 54, 55 है, 57 है, 63 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 65 है, 66 है, 67 है, 73 है। ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। चले आगे, मैक्सिमम लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अंडर सेक्शन 73। ठीक है, यानी धारा 73 के अंतर्गत एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि कितनी है। तो आपको ध्यान होगा सेक्शन कौन सा, 73 आईपीसी का। ठीक है, यानी चैप्टर कौन सा है, 3 है। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना होगा इसमें,
73 का सोलिटरी कन्फाइनमेंट, मैक्सिमम कितना 6 मंथ। ठीक है, सोलिटरी कन्फाइनमेंट कितना आएगा, मैक्सिमम 6 मंथ। सिक्स मंथ नहीं है, सॉरी, इसका आंसर है 3 मंथ। क्या आएगा, 3 मंथ, यानी सी। 1 ईयर 6 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ। 1 वर्ष 6 महीने, 6 वर्ष 3 माह या 2 माह, तो मैक्सिमम कितना है 3 मंथ। ये आरजीएस में पूछा हुआ है कि मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है वो कितना होना चाहिए, वो है 3 मंथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है 73, यानी सी इसका ऑप्शन आ जाएगा। अगला, एज incites a dog to spring upon Jed without Jed's consent, intending to cause injury, fear or annoyance to Jed. A has under IPC committed। ठीक है, ए जय की सहमति के बिना इस आशय से कि जय को क्षति, भय या क्षोभ कारित हो, एक कुत्ते को जय पर झपटने के लिए भटकाता है, तो ए ने आईपीसी के तहत क्या ऑफेंस किया है, यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स किया है, एसोल्ट किया है, अटेम्प्ट टू एसोल्ट किया है, या डिफामेशन किया है, यानी आपराधिक बल का प्रयोग किया है, हमला किया है, हमले का प्रयत्न किया है, या मानहानि करी है। तो आपको ध्यान होगा यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स 349, तो क्या है फोर्स, 350 क्रिमिनल फोर्स। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका ए। यानी किसी कुत्ते को आपने बिस्किट डाला, वो पीछे पीछे आपके आ गया, इस टाइप के जो सेक्शन है 350 351। ठीक है, ये सेक्शन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें से आरजेएस में या बाहर के एग्जाम्स में एक क्वेश्चन या तो 350 में से पूछेगा या 351 में से पूछेगा, तो ढंग से आपको पक्का याद करना है। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, ए with the intention of causing of a death of a child of tender years exposes it in a desert place through the death of the child does not ensue। यानी है कोमल वयस के शिशु की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे एक निर्जन स्थान में आरक्षित छोड़ देता है, यदि परिणाम स्वरूप शिशु की मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा आईपीसी का सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। ठीक है, यानी वो बच गया बच्चा, यदि एक्सपायर होता तो मर्डर में आ जाता। तो ऑप्शन है 4, ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, ए हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस बिकॉज डेथ ऑफ चाइल्ड डिड नॉट एंस्यू, ए हैज कमिटेड ऑफेंस मेकिंग एटमोस्फियर नॉक्सियस टू हेल्थ। कै ने आपराधिक मानव वध करने के प्रयत्न का अपराध किया है, कै ने हत्या करने के प्रयत्न का अपराध किया है, कै के द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया क्योंकि शिशु की मृत्यु नहीं हुई थी, और कै के द्वारा वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपकारक बनाने का अपराध किया है। तो क्या आएगा, कै ने हत्या करने के प्रयत्न का अपराध किया, तो आंसर क्या आएगा इसका बी, कि उसने ट्राई तो किया ही था लेकिन वो बच गया। तो 307 जो चैप्टर है 16 आईपीसी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें 299 300, ठीक है, 301 302 में उसकी पनिशमेंट है ही, 303 में भी इसी पे आता है। तो चैप्टर 16 के जो चीज़ें हैं, यानी चैप्टर 16 और चैप्टर 17, ये आपके दोनों चैप्टर्स अच्छे से माइंड में बिठा लो आज ही, क्योंकि वैकेंसी आ गई, एग्ज़ाम आ गया, प्रेशर बढ़ेगा, कुछ भी याद नहीं होगा। अभी बिल्कुल रिलैक्स दिमाग है, घर पे रह रहे हो, कहीं जाना भी नहीं पड़ रहा, तो लिख लिख के अपने पूरा चार्ट बना के अपने स्टडी रूम में किसी वॉल के ऊपर दीवार पे चिपका लो,
और उन पर रिविज़न करो, क्योंकि रिवीजन होगा तो वहाँ क्वेश्चन को देखते ही ऑप्शन मिल जाएगा क्या है। और जितनी कम बार रिवीजन करोगे उतना याद नहीं रहेगा, फिर कहोगे एग्जामिनर ने ऐसा कर दिया, हाई कोर्ट ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, दूसरों पे ब्लेम लगाओगे। तो आपके माइंड में डेली 60,000 थॉट्स आते हैं, ठीक है। तो जितना हल्का रखोगे माइंड को और रिवीजन करते रहो, दिमाग पे स्ट्रेस मत डालो। रिवीजन करने से क्या होता है, रोज़ देखते देखिए आपको भूलोगे नहीं, और रट लोगे तो भूल जाओगे। तो देखते रहो देखते रहो देखते रहो, ठीक है, तो हो जाएगा याद। तो आंसर क्या आएगा इसका, बी। अगला क्वेश्चन, ए पर्सन कमिट्स ऑफेंस ऑफ रॉबरी ऑन द हाईवे बिटवीन सनसेट एंड सनराइज, ही मे बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू। यानी एक व्यक्ति के द्वारा राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच लूट की जाती है, उसे दंडित किए जाने वाले कारावास की अवधि हो सकेगी। क्या होगा, तो ध्यान होगा आपको 392 में ही दे रखा है, लूट वाला जो दे रखा है, रोबरी का दे रखा है सेक्शन, उसकी पनिशमेंट उसी के लिए ही है ये, ठीक है। 10 ईयर्स है, लेकिन आप बिटवीन सनसेट एंड सनराइज के बीच में कर रहा है, ठीक है। तो उसका क्या आएगा, उसका आएगा 14 ईयर्स। क्या आएगा, 14 ईयर्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा फर्स्ट, यानी ए। तो 392 जो है इसकी सजाएं कई बार पूछ लेते हैं, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट सेक्शन है 390, ठीक है, 391, ये दोनों सेक्शन 396, 392, ठीक है। इन सेक्शनों को आप अच्छे से पक्का याद कर लीजिए, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। अगला चले, A causes Z to go within a walled space and locks Z in A is thus prevented from processing in any direction beyond the circumscribing line of wall of fence of A is defined। क्या बोल रहा है, क को दीवार से घिरे स्थान में प्रवेश कराकर ख उसमें ताला लगा देता है। इस प्रकार क दीवार की परिसीमा से परे किसी भी दिशा में नहीं जा सकता है। क का अपराध परिभाषित है, तो इसमें कौन सा आएगा, 339, 340, 352, 349। तो ध्यान होगा आपको 339 और एक है 340, इनमें क्या डिफरेंस है। 339 तो ये बताता है कि एक ही दिशा में आप जा रहे हो, ठीक है। ए नाम का पर्सन इस साइड जा रहा है, तो बी ने उसको रोक दिया कि आप इस रास्ते से नहीं जाओगे, ठीक है। लेकिन 340 क्या बोल रहा है, किसी चार दीवारी में उसको बाहर से लॉक लगा दिया हो, चारों तरफ से उसको बंद कर दिया हो, ठीक है, चारों दिशाओं से उसको बिल्कुल कह दिया कि आप अंदर रहो और लॉक लगा दिया। तो 340 339 का डिफरेंस कई बार आता है एग्जाम्स में, तो दोनों सेक्शनों को अच्छे से याद कर लेना। तो इसका आंसर क्या बोल रहा है, उसको लॉक कर दिया हो, तो क्या आएगा 340। तो बी इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है। तो बी इसका आंसर। तो ये हो गया कंप्लीट 7। फिर अगला क्वेश्चन देखें 8, इन विच केस सेक्शन 497 हैज बीन स्ट्रक डाउन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बीइंग वोलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 15, 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी आपको ध्यान होगा आईपीसी का 497 जो है उसे कौन से केस लॉ में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, ठीक है। तो वो आपको ध्यान होगा 2018 का केस है, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वी रेवथी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूसुफ अब्दुल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, डब्ल्यू कल्याणी वर्सेस स्टेट, ये नहीं आएंगे। तो आंसर क्या है, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यानी इनमें से इस प्रकरण में यह मानते हुए कि धारा 497 को यह मानते हुए कि यह भारतीय संविधान के अनुसार 14, 15, 21 का उल्लंघन करती है, तो उसे सेक्शन क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। इसमें क्या था कि जो फीमेल होती है या वाइफ होती है उसे क्या नहीं किया, पनिश नहीं किया था।
इस वजह से इन्होंने कह दिया कि इसका वायलेट कर रहा है, तो इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर। तो केस लॉ का नाम पूछते ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, यानी 2018 में बहुत सारे केस लॉ थे, ठीक है। उन केस लॉ को एक लिस्ट बना के 18 के, 19 के और अभी 20 के जो भी केस हैं उनकी एक लिस्ट बना के अपनी वॉल पे चिपका लीजिए और उनको देखते रहिए कौन कौन से में दे रखा है, क्योंकि भूल जाते हैं कितना ही ईजी हो, अगर आपके माइंड में नहीं है तो वहाँ ईजी से ईजी चीज़ भी भूल जाओगे आप। तो और राइटिंग का काम करिए, लिखावट करिए आप। जब दिमाग आपका बिल्कुल स्टॉप हो जाए कि मेरा याद ही नहीं हो रहा, मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा, इच्छाएं होती है मन नहीं करता, तो आप कॉपी पेन में उसको एज इट इज़ उतारना स्टार्ट कर दीजिए। तो क्या होगा कि आप इस हाथ से लिखोगे, इस हैंड से, तो ये वाला माइंड आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस हाथ से लिखोगे तो ये वाला माइंड स्ट्रॉन्ग, मतलब जाता रहे, आपको पता नहीं लगेगा आपके माइंड में वो चीज़ें जा रही है, ठीक है। चले आगे, यानी आंसर सी आएगा इसका। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज नॉट ए मोड ऑफ अमेंडमेंट अंडर आईपीसी, ठीक है। यानी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य दुष्प्रेरण का तरीका है प्रकार नहीं है, ठीक है। कि आपको ध्यान होगा आईपीसी का 107 और 108, ये दो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आईपीसी के इस चैप्टर में, तो इन दोनों सेक्शनों को अच्छे से आप याद करिए, ठीक है। तो ये है 107 की बात। 107 में 3 बातें हैं, जो एक तो इंस्टिगेट करना, एडिंग करना और कॉन्स्पेरेसी करना। तो कौन सा नहीं है, अटेम्प्ट वाला नहीं है। कौन सा नहीं है, अटेम्प्ट वाला नहीं है, ठीक है। तो चार्ट बना के इनको याद कर ले अच्छे से। तो उकसाना, सहायता करना, षड्यंत्र और प्रयास। तो ऑप्शन कौन सा नहीं है ये पूछा है, देखो इसको ध्यान देना, इसमें से नोट पूछा है, क्या नहीं पूछा है, नोट। तो डी इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, ए थ्रेटन्स टू पब्लिश ए डिफामेटरी लाइबल concerning Z unless Z gives him money, he thus induces Z to give him money, he has committed offense of। यानी है, यह धमकी देता है कि यदि यह ने उसको धन नहीं दिया तो वह यह के बारे में मान हानिकारक अपमान लेख प्रकाशित करेगा। अपने को धन देने के लिए वह इस प्रकार यह को उत्प्रेरित करता है। कै के द्वारा किया गया अपराध कौन सा है, ध्यान रखना। क्या पूछा है कि कै यह धमकी देता है, थ्रेटनिंग देता है कि यदि यह ने उसको धन नहीं दिया तो वह यह के बारे में मान हानिकारक अपराध लेख प्रकाशित करेगा। अपने को धन देने के लिए वह इस प्रकार यह को उत्प्रेरित करता है कि कै के द्वारा किया गया अपराध कौन सा। तो आपको ध्यान होगा 383, ठीक है। ब्लैकमेलिंग करके जबरन वसूली करना, ये करना, इस चीज़ें भी बोलते हैं इसको। तो 383 को जैसे 37, जैसे चैप्टर 17 है, चैप्टर 17 में 378, ठीक है, 382 इम्पोर्टेंट है, 383 इम्पोर्टेंट है, 403, 405, 404, इन सेक्शनों को आप ढंग से करना अच्छे से। कुछ ना कुछ इनमें से पूछते हैं, 390, 391, 392, इन चीज़ों को भी पूछते हैं वो। तो क्या आएगा, एक्सटोर्शन। क्या है ये, एक्सटोर्शन, यानी सी इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। सी इसका आंसर रहेगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट सेक्शन बताए हैं इनको आप ढंग से याद करिए, ठीक है। कई बच्चे कहते हैं कैसे क्या करें, तो आप जब भी सुबह उठो किसी रफ कॉपी को लो, पेन लो, किसी एक्ट के बारे में सोचो कि यार ये सीआरपीसी है, आईपीसी है, क्या आईपीसी का देख लीजिए आप। तो सबसे पहले देखो कि कॉपी में लिखो कि आईपीसी एक्ट का पूरा नाम क्या है, कब एनफोर्स हुआ, कितने सेक्शन हैं, इस तरह रिवीजन करो बैठे बैठे आराम से, गेम की तरह, छोटे बच्चे की तरह। तो आराम से इजी वे में आपको याद हो जाएगा, वरना रट रट के दिमाग हैंग हो जाएगा आपका। मज़े ले लेके पढ़ाई करो, स्ट्रेस बिल्कुल मत लो। और जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन आपके अच्छे अच्छे जो हैं, जो आपसे पहले बोलते नहीं थे, वो लोग भी आ जाएंगे। तो आपकी एक पहचान बन जाएगी उस भीड़ से।
लेकिन अभी से मेहनत करोगे जब ही कुछ हो पाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।